तो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम एक एक करके दोनों धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। पहले हम धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म है धातु आघातवर्ध्य, मैलिएबल होते हैं। आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी क्या है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु हैं। एल्यूमीनियम फॉयल का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमीनियम आघातवर्ध्य हैं और इसे पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा गुणधर्म ये है कि धातु तन्य, डक्टाइल होते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी का अर्थ क्या है? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता, डक्टिलिटी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। चांदी भी अधिक तन्य धातुओं में से एक है। कॉपर और एल्यूमीनियम धातु भी तन्य हैं और इन्हें पतली तारों में खींचा जा सकता है। धातुओं का अगला तीसरा गुणधर्म ये है कि धातु ऊष्मा के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक हैं। कॉपर और एल्यूमीनियम भी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धातु ऊष्मा का संचालन कैसे करते हैं? आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। एक एल्यूमीनियम तार को इस तरह से क्लैंप की मदद से स्टैंड से बांध दीजिए। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोम से चिपकाई पिन मोम पिघलने के कारण गिर जाती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ? ऊष्मा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचती है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक गति से कंपन करते हैं। ये ऊर्जा परमाणुओं में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु में गतिशील रहते हैं। जब ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन धातु में गतिशील होते हैं तो वे धातु के अन्य इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरह धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचालन होता है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। चौथा गुणधर्म ये है कि धातु विद्युत के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी वे विद्युत को आसानी से प्रवाहित करते हैं। चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कॉपर, सोना, एल्यूमीनियम और टंगस्टन भी विद्युत के सुचालक हैं। बिजली के तार ज्यादातर कॉपर और एल्यूमीनियम से बने होते हैं क्योंकि वे विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं और चांदी की तुलना में सस्ते होते हैं। धातुओं का अगला पांचवा गुणधर्म ये है कि धातु चमकदार, लस्ट्रस होते हैं, यानी उनकी चमकदार सतह होती है और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी और कॉपर की चमकदार सतह होती है और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातुओं का अगला छठा गुणधर्म ये है कि धातु आमतौर पर कठोर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अधिकांश धातु जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम बहुत कठोर होते हैं। हालांकि सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातु होते हैं जो बहुत नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। धातुओं का अगला
सातवां गुणधर्म ये है कि धातु कमरे के तापमान पर ठोस सॉलिड होते हैं। पारे को छोड़कर जो कमरे के तापमान पर द्रव्य लिक्विड होती है। धातुओं का अगला आठवां गुणधर्म ये है कि धातुओं के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जिनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए आयरन का गलनांक 1535 डिग्री होता है, जिसका मतलब है कि ठोस लोहा पिघल जाता है और 1535 डिग्री के उच्च तापमान पर द्रव्य लोहे में बदल जाता है। आइए आगे बढ़ें धातु के 9वें गुणधर्म की ओर, जो धातु का उच्च घनत्व डेंसिटी होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। इसका मतलब है कि ये धातु भारी पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है, जो काफी अधिक है। धातुओं का अगला और 10वां गुणधर्म है धातु ध्वनिक सोनोरस होते हैं। दोस्तों, क्या आप ध्वनिक सोनोरस का अर्थ जानते हैं? धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि धातु ध्वनिक होते हैं। इस गुणधर्म के कारण है कि धातुओं का उपयोग घंटी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के तार बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखें। अधातुओं का पहला गुणधर्म ये है कि वे न तो आघातवर्ध्य मैलिएबल हैं और न ही तन्य डक्टाइल हैं। वे भंगुर होते हैं, यानी वे आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए ठोस अधातुओं को न तो पीटकर पतली चादर बना सकते हैं और न ही उन्हें तारों में खींचा जा सकता है। अधातुओं का अगला दूसरा गुणधर्म ये है कि वे विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों, धातुओं से विपरीत अधातु ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस। आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि ग्रेफाइट, जो एक अधातु है, बिजली का अच्छा संचालक है। ये एकमात्र अधातु है जिसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत को प्रवाहित करने के लिए जाना जाता है। अधातुओं का अगला तीसरा गुणधर्म ये है कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतह चमकीली नहीं होती। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस। परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अधातुओं का अगला चौथा गुणधर्म ये है कि वे आमतौर पर मुलायम होते हैं, हीरे को छोड़कर। अधातुओं का पांचवा गुणधर्म ये है कि वे कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव्य या गैस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ठोस हैं, ब्रोमीन द्रव्य है और कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैसीय हैं। अधातुओं का अगला छठा गुणधर्म ये है कि उनके क्वथनांक तथा गलनांक कम होते हैं, हीरे को छोड़कर। अधातुओं का अगला सातवां गुणधर्म ये है कि उनके घनत्व कम हैं, अर्थात वे हल्के पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है। अधातुओं का अगला आठवां गुणधर्म ये है कि वे ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी वे किसी वस्तु के साथ टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। इस वीडियो में हमने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का अध्ययन करेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
धातु अलग अलग रासायनिक गुण दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। धातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है तो वे वायु से ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड क्षारकीय बेसिक होते हैं और इसलिए वे लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु सामान्य ताप पर अभिक्रिया करते हैं। कम अभिक्रियाशील धातु गर्म करने पर प्रतिक्रिया करेंगे, जबकि अन्य धातु अत्यंत अधिक ताप पर अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए एक सोडियम सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड Na2O जो क्षारकीय है का निर्माण करता है। 2 पोटेशियम धातु क्षारकीय ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड K2O उत्पादित करने के लिए सामान्य ताप पर वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इन धातुओं के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है, पोटेशियम और सोडियम इतने अभिक्रियाशील हैं कि वे सामान्य ताप पर भी वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादित धातु ऑक्साइड ज्यादातर जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन धातु के कुछ ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और उन्हें क्षार के रूप में जाना जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है और जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करता है जो एक क्षार है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर वह वायु में तीव्र ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलकर एक क्षारकीय ऑक्साइड उत्पादित करता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत चूर्ण है। चूंकि इसे अभिक्रिया के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। उत्पादित हो रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है और इसका विलयन क्षारकीय है। जब एल्यूमीनियम को वायु में गर्म किया जाता है तो यह एल्यूमीनियम ऑक्साइड उत्पादित करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। आयरन और कॉपर धातु अत्यधिक ताप पर भी वायु में नहीं जलते हैं। ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया आयरन की तुलना में कम आसानी से होती है। चांदी और सोने के धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वे इनसे भी कम अभिक्रियाशील हैं। अगला दूसरा रासायनिक गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं उसके अभिक्रिया की तीव्रता उस धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कुछ धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं,
कुछ केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। 1. जब कोई धातु जल, गर्म या ठंडा के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। 2. जब कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक जैसे धातु न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। भाप के साथ उनकी अभिक्रिया की प्रबलता के आधार पर हम उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और आयरन धातुओं को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन क्या सभी धातु इसी तरह अभिक्रिया करते हैं? आइए देखें। धातु आमतौर पर तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। केवल कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कॉपर, चांदी, सोना तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। सभी धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया की प्रबलता उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पादित करने के लिए धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम भी काफी तेजी से अभिक्रिया करता है। एल्यूमीनियम धातु पहले सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक कठिन सुरक्षात्मक परत की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन जब पतली बाहरी ऑक्साइड परत अम्ल में घुल जाती है तो ताजा धातु उजागर होता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देने के लिए जिंक भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन एल्यूमीनियम की अभिक्रिया की तुलना में कम तेजी से होती है। आयरन शीतल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह दर्शाता है कि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। इस वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का अध्ययन करेंगे।
दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातु अलग अलग रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। अधातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातु अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कार्बन एक अम्लीय ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। सल्फर अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है और हाइड्रोजन एक उदासीन ऑक्साइड जल H2O बनाता है। अधातु प्रकृति में सहसंयोजक होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। अधातुओं के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का उत्पादन करते हैं। आइए हम उनकी अभिक्रियाओं को देखें। ए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जो एक अम्लीय ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है और ये कार्बोनिक अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। 2, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह एक अम्लीय ऑक्साइड है और इसलिए ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। 3, जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कार्बन की अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक उदासीन ऑक्साइड बनाता है। 4, जल जो एक उदासीन ऑक्साइड है उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अधातुओं का दूसरा गुणधर्म जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अधातु हाइड्रोजन गैस को विकसित करने के लिए जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके हाइड्रोजन आयन का ह्रास कर हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं कर सकते। अधातुओं का अगला गुणधर्म तनु अम्लों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जैसे अधातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके उन्हें हाइड्रोजन गैस में बदलने में असमर्थ होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अधातु स्वयं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है और इसलिए ये अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, जिससे उनका ह्रास होकर हाइड्रोजन गैस उत्पादित होना संभव नहीं हो सकता। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है लवण विलयनों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। और दोस्तों, ये सबसे रोचक अभिक्रियाओं में से एक है क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील अधातु लवण विलयन से एक कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, जब क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से गुजारा जाता है तब सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन कम अभिक्रियाशील अधातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह क्लोरीन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु क्लोरीन गैस के साथ
सहसंयोजक क्लोराइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ये सहसंयोजक क्लोराइड विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु क्लोराइड आमतौर पर द्रव्य या गैस होते हैं। आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस उत्पादित करता है। अंतिम गुणधर्म हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु सहसंयोजक हाइड्राइड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन, जो एक अधातु है, आयरन की उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया नामक एक सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम धातुओं के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे।